दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी का पति एक हादसे में मर जाए और कुछ ही सेकंड के बाद उसकी शादी उसके कुंवारे जेठ के साथ हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे। आप यही सोचेंगे शायद विधवा को सहारा देने के लिए उसने शादी की। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ट्विस्ट ये था कि जो जेठ था वो शादी नहीं करना चाहता था। जी हाँ, और उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की थी जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसकी मंगनी भी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जो वो लड़की थी जो उसके भाई की विधवा थी वो प्रेग्नेंट थी। परिवार वालों ने बच्चे के लिए ही उसकी शादी उसके जेठ के साथ करवा दी। हालांकि जेठ ने इस शादी से इनकार भी किया, लेकिन मजबूरी में उसे अपने घर वालों की बात माननी पड़ी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शादी से पहले ही कुछ शर्तें रखी गई थी कि दोनों बेशक पति पत्नी तो होंगे, लेकिन उनके बीच कोई भी पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं होगा। दुनिया वालों के सामने वो बेशक पति पत्नी होंगे, लेकिन उनके बीच कोई भी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं होगा। इन्हीं शर्तों की वजह से उसने अपने विधवा भाई की बीवी से शादी की। हालांकि उसकी जो मंगेतर थी जिससे वो शादी करना चाहता था वो भी उसी घर में रह रही थी। शादी के बाद दोनों के बीच बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं था। ऐसा लगता था कि दोनों ने मजबूरियों में शादी की थी। हालांकि ये हकीकत भी थी, क्योंकि शादी के बाद जो उसका पति अब बन चुका था, जो जेठ था उसका पति बन चुका था, उसकी मंगेतर भी उसी घर में रहती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इस रिश्ते की नींव कहाँ तक जाएगी। था जो निशा थी, उसका जो दूसरा पति था, अब उसे बहुत नफरत करता था। उसे ऐसा लगता था कि ये सब कुछ इसी औरत की वजह से हुआ है। अगर ये मेरे भाई से शादी ना करती तो ये सब कुछ ना होता और मैं भी अपनी मंगेतर से शादी कर पाता। इसी वजह से वो अक्सर उससे दूरी बनाकर रहता और अक्सर वो रात के टाइम पे क्या करता, एक कमरे में भी नहीं सोता, अपनी मंगेतर के पास चले जाता, क्योंकि मंगेतर भी अब उसी घर में रहती। दिन वो जो निशा थी वो सो रही थी और तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आहट की आवाज़ आई। उसने जैसे ही धीरे से दरवाज़ा खोलकर सुनने की कोशिश की तो बाहर उसका पति खड़ा था। वो भी अपनी मोहब्बत के साथ खड़ा था जिससे वह शादी करना चाहता था। उसके साथ हंस हंस कर बात कर रहा था और बातों बातों में उसने एक ऐसी बात कही जिससे निशा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने कहा कि उसके भाई की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सच्चाई तो वो जानता था। इसी वजह से उसने जल्द से जल्द ये शादी की, क्योंकि वो बस एक काम को अंजाम देना चाहता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी यानी कि जिससे वो शादी करके बैठा है उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल देगा। ये जो उसने निशा ने बातें सुनी इससे पूरे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो बच्चे के खातिर इस शख्स से शादी की थी, लेकिन ये इतना जालिम निकलेगा ये उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बल्कि इसने ही उसके पति को मारा है। उस दिन के बाद से सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे निशा को उस घर में घुटन सी महसूस होने लगी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसके पीछे साजिशें रची जा रही है। ना जाने अब उसके साथ इस घर में क्या होने वाला था। अब वो आने वाले बच्चे के बारे में सोचे या फिर अपने आप को इस घर से बचाने का सोचा। पूरे 9 महीने के बाद जब उसने बच्चे को जन्म दिया तब उसे अस्पताल में एक ऐसी बात सुनने को मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी को ही पलट कर रख दिया था। अब कहानी में ये सवाल बनता है दोस्तों कि बच्चे के आने के बाद ही क्या उसका पति उसे तलाक दे देगा और अपनी मंगेतर के पास चला जाएगा, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है जिसकी शायद कल्पना हम सब ने भी नहीं की है। तो दोस्तों इस कहानी को जानने के लिए आपको आखिर तक सुनना पड़ेगा। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो फटाफट इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों निशा जो थी वो एक कॉलेज में पढ़ती थी। उसका फर्स्ट ईयर चल रहा था कि तभी उसकी मुलाकात आर्यन नाम के एक लड़के के साथ होती है। हालांकि उसे पढ़ाई में कुछ दिक्कत होती है। आर्यन जो था पढ़ने में तेज था, वो उसके साथ पढ़ाई के रिलेटेड बातें करती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उन दोनों के बीच में प्यार होने लगता है और उन दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है। इस हद तक हो जाता है कि वो निशा जो थी उस लड़के के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ निशा के परिवार वाले जो थे उन्होंने क्या सोच के रखा था कि जब वो कॉलेज जाएगी उसके बाद उसके लिए लड़का ढूंढ देंगे और शादी कर देंगे। ताकि निशा जो थी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी जो सोच थी उसके परिवार वालों की पिछड़े लोगों की तरह थी। जैसे गांव में सोचते थे ना कि लड़की की कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने वैसे ही सोच के रखा था कि इससे पहले बच्चे जो है खुद अपनी पसंद से शादी करें उससे पहले हम लोग इनकी शादी तय कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वही सोचकर निशा की शादी करने का फैसला कर दिया। हालांकि निशा को उस खबर के बारे में पता भी नहीं था। एक दिन निशा आर्यन के साथ मिलकर वापस घर आ रही थी कि तभी उसे सुनने को मिला कि उसकी शादी पक्की हो गई है और कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो जाएगी। निशा ने इस बात का विरोध भी किया कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता ने एक ना सुनी। जब उसने आर्यन को ये बात बताई तो आर्यन भी इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। उसने कहा कि तुम कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती हो।
हालांकि दोनों के बीच में एक अटूट प्यार था, बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसी वजह से निशा ने क्या किया कि बहुत कोशिश की शादी को तोड़ने की, अपने माता पिता को मनाने की, लेकिन वो कुछ ना कर पाई। दूसरी तरफ आर्यन जो था वो अभी सेटल नहीं, क्योंकि अभी उसको पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, फिर उसके बाद वो जॉब करता। हालांकि निशा को भी पता था कि आर्यन कोई जॉब नहीं करता, इसी वजह से उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करवाएंगे। इसी वजह से उसने क्या किया कि शादी से कुछ दिन पहले ही वह घर से भाग गई आर्यन के साथ। आर्यन से भागकर उसने शादी कर ली। आर्यन उसे अपने साथ अपने घर ले गया। हालांकि उसकी जो आर्यन की माँ थी उसे भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा भागकर शादी करेगा। हालांकि आर्यन घर का लाडला बेटा था, इसी वजह से माता पिता ने कुछ दिन तक इसका विरोध भी किया, गुस्सा भी किया, अपनी बहू से नफरत भी करने लगे वो लोग। हालांकि उसे दोषी भी मानते थे कि हाँ, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा हमसे दूर चला गया, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। लेकिन धीरे धीरे निशा ने क्या किया कि परिवार को जोड़ कर रख लिया। उसने परिवार के हर एक सदस्य के लिए दिलो जान से रिश्ता निभाया, जो ये सास को बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो निशा का अपने परिवार वालों के साथ जो रिश्ता था वह कट हो चुका था, क्योंकि उसके परिवार वालों ने कह दिया कि जिस लड़की ने भागकर शादी की उसे हम दोबारा मुड़कर नहीं देखना चाहते, वो हमारे लिए मर चुकी है। उस दिन के बाद से निशा के लिए सब कुछ जो था वो अब आर्यन ही था, उसका पति ही था। सब कुछ उनकी जिंदगी में बहुत बेहतर तरीके से चल रहा। निशा को खबर मिली कि वो प्रेग्नेंट है। इस खबर से आर्यन भी बहुत खुश था और उसके कुछ दिनों के बाद आर्यन को भी विदेश में एक नौकरी मिल चुकी थी। अब वो वहां जाने के लिए तैयारी कर रहा था। उसे लगता था कि बच्चे का आना उसकी जिंदगी में इतना बड़ा लक है कि अब उसे विदेश में नौकरी भी मिल चुकी है। अब वो अपने परिवार के लिए हर एक जिम्मेदारी पूरी भी कर सकता है। हालांकि इन 2 सालों में निशा ने भी काफी कष्ट झेले थे, क्योंकि जो उसका पति था वो इतना कमा नहीं पाता था। आर्यन जो था इतना कमा नहीं पाता था, क्योंकि वो पढ़ाई करता था, पढ़ाई के साथ साथ वो थोड़ा जॉब भी करता था, इतना घर का खर्चा नहीं निकाल पाता था। इसी वजह से जब निशा ने अपने बच्चे की खबर सुनाई तब उसे भी पता चला कि हाँ, आर्यन को नौकरी लग चुकी है, और आर्यन को उसे बताने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही निशा ने आर्यन को ये खुशखबरी सुना दी। अब दोनों पति पत्नी ना बड़ा ही खुश थे कि उनकी जिंदगी ना बहुत अच्छे से गुजरने वाली है। लेकिन दोस्तों, जब हम सोचते हैं ना जिंदगी में हमारे साथ अच्छा होने वाला है, रुकावटें, परेशानी, तूफान जिंदगी में तभी आकर गिरता है। आर्यन के विदेश जाने से पहले निशा काफी उदास थी। हालांकि अब प्रेगनेंसी के दिनों में वो चाहती थी कि उसका पति उसके साथ रहे, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि वो आर्यन को जाने से भी नहीं रोकना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि आर्यन जाए, विदेश में काम काज करे। हालांकि उसने भी इस दिन के लिए काफी भगवान से प्रार्थना की थी। आखिरकार वो दिन आ गया था जिस दिन आर्यन जो था विदेश के लिए निकल गया था। हालांकि विदेश में गए हुए अब उसे 1 हफ्ता ही बीता था कि तभी जो निशा थी उसे ये खबर मिली कि उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका है और वो इस दुनिया से जा चुका है। ये खबर ने मानो कि निशा के पैरों तले जमीन खिसका दी थी, उसकी ज़िंदगी उजाड़ दी थी, जिसके साथ उसने ज़िंदगी में इतना आगे तक का सोचा था। शादी अपने बच्चे का लेकर उसने सोचा था कि बच्चे के बाद हमारी लाइफ कैसी गुजरेगी, हम क्या क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, सब कुछ एक ही झटके में तबाह हो चुका था। अब उसका कोई सहारा नहीं था। अब वो धीरे धीरे परेशान रहने लगी। उसके माता पिता ने उसका साथ छोड़ दिया था। अब घर में बचे थी सास और उसका जेठ। अब वो यही दोनों थे। लेकिन अब क्या था कि अब उसे ही दोषी माना भी जा रहा था। दूसरी तरफ सास भी अब बड़ी परेशान थी, ठीक है, कि अब ये कहाँ जाएगी, विधवा हो चुकी है, मेरा बेटा तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन अब ये कहाँ जाएगी, क्योंकि इसकी कोख में तो मेरे आने वाले पोता पोती हैं। इसी वजह से सास क्या करती है कि अपनी विधवा बहू की शादी अपने बड़े बेटे के साथ कर देती है, यानी कि निशा के जेठ के साथ कर देती है, जो कि अभी कुंवारा था। हालांकि कुछ महीने पहले ही उसकी मंगनी हुई थी और जो उसकी मंगेतर थी वो काफी खूबसूरत थी और दोनों एक ऑफिस में, कंपनी में काम करते थे। निशा का जेठ था, उसे जब ये खबर पता चली तो उसने इसका बहुत विरोध किया कि मैं संजना के साथ शादी करना चाहता हूँ, मेरी उसके साथ मंगेतर हुई है और आप कैसे मुझे अपने भाई की विधवा के साथ शादी करने के बारे में बोल सकती हैं। तभी उसकी माँ जो है, सतीश की माँ जो है, वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अब मैं इसको इस घर से निकाल दूं। इस घर का वारिस है वो भी इसकी तरह धक्के खा। मैं बस अपने बेटे के वारिस को इस घर में चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मेरे आने वाले पोता पोती भी मुझसे दूर चले जाए। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी कर लो, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे इस तरीके से घर पे रखूंगी तो समाज वाले सवाल उठाएंगे कि आखिर एक विधवा को घर पर क्यों रखा। हालांकि हार पछताकर सतीश को भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है और अपने भाई की विधवा से शादी करनी पड़ती है। लेकिन शादी से पहले सतीश काफी सारी शर्तें रख देता है कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ समाज वालों को दिखाने के लिए होगी और जिस दिन बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा उसी दिन मैं इस लड़की को डाइवोर्स दे दूंगा।
और ये बात दोनों के सामने रखी गई थी। निशा तो वैसे ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे भी लगा कि शायद बच्चे की खातिर उसे ये शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर उसकी सासू से इस घर से निकाल देती तो वो जाएगी कहाँ। इसी वजह से उसकी शादी की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने भी ये शादी मजबूरी में की। लेकिन जब उसे सुनने को मिला कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होगी तो उसे एक झटका लगा, लेकिन फिर भी उसने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे वैसे भी सतीश से कोई प्यार नहीं था। प्यार जिससे वो करती थी वो तो चला गया इस दुनिया से, अब तो बस अपने बच्चे के लिए उसे जीना था। इसी वजह से वो सारी शर्तें मान लेती कि उनके बीच कोई भी ऐसा रिश्ता कायम नहीं होगा। जो सतीश की गर्लफ्रेंड थी, जो सतीश की मंगेतर थी, वो भी उस दौरान वहाँ पर रहती है। वो भी कहती है कि जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आता मैं तब तक इसी घर में इसी छत के नीचे रहूंगी। सतीश ने ही कह दिया कि मुझे अपनी माँ की खातिर इस बात को मानना पड़ेगा, तो तब संजना भी मजबूर हो चुकी थी। लेकिन उसने भी कह दिया कि जब तक बच्चा नहीं आता तो मैं भी इसी घर में रहूंगी, इसी छत के नीचे रहूंगी, और तुम्हें रोज रात को अपनी पत्नी के साथ नहीं सोना है, तुम मेरे पास में आओगे। ये सारी शर्तें जो थी निशा के सामने रखी गई। निशा ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जगाई, उसे कोई परेशानी नहीं थी, इसी वजह से उसने चुपचाप इस बात को मान लिया। लेकिन दोस्तों शादी बेशक हुई थी, लेकिन लग रहा था कि दोनों ने मजबूरियां में शादी की है, क्योंकि दोनों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। हालांकि शादी के बाद ही जो उसका जेठ था, जो पति बन चुका था, वो अब वो जो उसकी मंगेतर थी संजना थी, वो उसके पास चला गया। सुहागरात वाले दिन निशा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अब भी विधवा है, क्योंकि ना पति का सुख था, ना कोई पूछने के लिए आता था, बस नाम का सिंदूर था जिसे वह लगाती थी। इसके अलावा और कुछ नहीं था उसकी जिंदगी में। सतीश भी जब कमरे में आता तो वो अपना सामान लेकर आता, तो कोई ज़रूरत होती तो लेने आता, नहीं तो ज़्यादातर वो संजना के पास ही चला जाता। ये धीरे धीरे ये चीज़ें ना जो निशा थी उससे काफ़ी ज़्यादा खटकने लगी। एक औरत चाहे कितनी भी कैसी भी क्यों ना दोस्तों, अगर शादी हो जाए तो वो चाहेगी कि उसका पति उसके पास रहे। निशा भी यही चाहती थी, बेशक उसे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन आखिर शादी तो हुई है। उस तरीके से लीगल तरीके से देखा जाए या समाज की निगाहों से देखा जाए तो अब भी उसका पति था, और वो भी चाहती थी कि वो वहाँ ही रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। इस तरीके से दिन बीत रहा था, लेकिन एक रात को एक ऐसी घटना हुई जिसकी शायद निशा ने कल्पना नहीं की। उसे आंगन में किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने जैसे ही उठकर बाहर जाने की कोशिश की तो देखा वहाँ पर संजना और सतीश दोनों ही झगड़ रहे थे। वो सतीश से कह रही थी कि अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो कैसे भी करके उस औरत को डाइवोर्स दे दे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो सतीश जो है उसे समझाता है कि बस कुछ और दिन की बात है, वो कैसे भी करके इस औरत से छुटकारा पालेगा, यानी कि निशा से छुटकारा पालेगा। दोस्तों वो इस तरीके की बातें उससे कह रहा था, और कह रहा था कि जो उसके भाई की मौत जो थी वो एक एक्सीडेंट नहीं थी, और इसका सच उसे अच्छे से पता है, और वो जानता था कि वह मरने वाला है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर सकता था। शब्द निशा ने सुने, इससे उसे सुनकर एक जोरदार झटका लगने लगा कि सतीश नहीं उसी ने उसका एक्सीडेंट करवाया है। कहानी क्या थी ये अभी निशा नहीं जानती थी, लेकिन इतना समझ चुकी थी कि ये दोनों कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। अब दोनों ही देर रात तक फुसफुसाते बातें करते। निशा कभी कभार उनकी बातें तो सुनती, लेकिन सुनने के बाद उसे और ज्यादा तकलीफ होती। पति का जिक्र किया जा रहा था, जो उसका पति मर चुका था उसका जिक्र होता था। एक तो ऐसे ही निशा अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई थी, और दूसरा उसे उसके पति की बातें जो सुनने को मिलती थी उससे उसकी रूह कांप जाती थी। वह तड़पने लगती थी कि आखिर क्या करे। ना ही वो इस दलदल से निकल सकती थी, ना ही वो कुछ कर सकती थी। अगर वो जाती तो कहाँ जाती, अभी उसके पेट में तो बच्चा था, अभी वो लेकर इस बच्चे को कहाँ जाती। इसी वजह से मजबूरी में वो घुट घुट कर उस घर में जी रही थी। उसे पूछने वाला दोस्तों कोई भी नहीं था। इसी तरीके से करते करते अब निशा की जो प्रेगनेंसी थी पूरे 8 महीने हो चुके थे, लेकिन 8 महीने में ही उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। 9 महीने भी पूरे नहीं हुए। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन की वजह से ही डिलीवरी जल्दी हो चुकी है, जिसकी वजह से निशा की जो हालत थी वह काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हालांकि बच्चा भी सेहतमंद ही था। तो बाद अब संजना थी अब और ज़्यादा घर पर झगड़ा करने लगी कि बच्चा आ चुका है, अब तुम उसको जल्द से जल्द डाइवोर्स दो, मैं नहीं तुम्हें देखना चाहती उसके साथ, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। ये तरीके की बातें होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सतीश देखा जाए, उस बच्चे के आने के बाद बड़ा ही खुश था। उसे वह अक्सर अपनी गोद में लेता, उसे खिलाता, उसके साथ वक्त बिताता। ये जो बात थी संजना को खटकने लगी थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये ना अब अपनी पत्नी के पास ना चला। इसी वजह से अक्सर उसके साथ झगड़ा करती। हालांकि सतीश को भी ये बात माननी पड़ती थी जो संजना कहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने उसे उम्मीदें दी है और वो उसकी मंगेतर है, उससे शादी करने के बारे में उसने बोल कर रखा है।
अक्सर इसी वजह से वो दूरी बनाकर रहता। निशा ने भी जब देखा कि सतीश एक बाप की तरफ फर्ज निभा रहा है तो उसे भी काफ़ी खुशी हुई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, उस पर हक नहीं जता सकती थी। उसे पता था कि ये शादी शर्तों के मुताबिक हुई है। शादी करने से पहले काफ़ी सारी शर्तें रखी गई थी और तभी दोनों ने मंजूरी दी थी। और ये शादी तो उसने सिर्फ अपने बच्चे की खातिर की थी, इसी वजह से वो अपने दिल को भी मार लेती। अब इसी तरीके से करते करते फिर से पूरा 1 साल बीत जाता है। अब जो निशा का जो बच्चा था वो पूरे 1 साल का हो चुका। साथ जो थी उस बच्चे के आ जाने के बाद काफ़ी खुश थी। वो नहीं चाहती थी कि अब निशा इस घर से जाए और ये बच्चा भी कहीं और जाए। सतीश से कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस लड़की को निशा को डाइवोर्स दो। ये बात अब उस लड़के के जो सतीश था उसके दिमाग में चलने लगी। हालांकि धीरे धीरे उसे भी अपनी पत्नी से थोड़ी मोहब्बत होने लगी, बेशक बच्चे की खातिर ही, लेकिन उसे एहसास होने। लेकिन दूसरी तरफ संजना जो थी वो सारी हकीकत देख रही थी। हालांकि वो भी घर पर रहती थी, उसे भी पता चल रहा था। और जब भी वो अपने भाई के बच्चे को पकड़ता ना तो संजना को काफी गुस्सा था। वो अक्सर कहती कि तुम उसके बच्चे को क्यों लेकर बैठे हो। उस दिन सतीश, लेकिन इस बात पर सतीश को उस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा। उसने गुस्से में कहा कि ये मेरे भाई का बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है, ठीक है, आइंदा इस बारे में तुम बात मत करना। ये कहते कड़वे शब्द उसे बोल देता है, जो संजना सुनकर बेहद हैरान रह जाती है कि ये मेरे इस बात में ऐसी बात कैसे कर सकता है, ठीक है। अब तभी वो चिल्ला के कहती है, कहीं तुम्हें अपने भाई की पत्नी से मोहब्बत तो नहीं होने लगी। ये बात सुनकर सतीश के दिल में ना एक हलचल सी होने लगती है। हालांकि वो संजना की बात का कोई जवाब नहीं देता, गुस्से से अपने बच्चे को लेकर चला जाता। संजना ने बेशक गुस्से में ही कहा था दोस्तों, लेकिन सतीश के दिल में सच में अपनी पत्नी के लिए मोहब्बत जागने लगी थी। अब धीरे धीरे वह क्या करता कि अब संजना के पास रात को जाना बंद कर दिया था। अब वह निशा के साथ ही उसी कमरे में रात को रहता। निशा भी ये देखकर हैरान थी कि जो शादी के इतने सालों से मेरे साथ एक छत के नीचे रुका ही नहीं, वो आज मेरे साथ रुक रहा है। तो निशा भी खुश थी कि अब कैसे भी करके अब उसका पति वापस आ रहा है। जैसा भी हो, अब उसका पति था, वो भी नहीं चाहती थी कि वो किसी और के पास जाए, तो वो भी खुश थी। लेकिन उसे भी पता था कि वो कोई हक नहीं जता सकती, अच्छे से जानती थी। लेकिन दोस्तों संजना थी जो ये सारी हकीकत देख रही थी। अब उससे बर्दाश्त होना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब भी वह सतीश से कहती कि तुम अब रात को वहाँ पर क्यों रुकते हो, तब सतीश अक्सर कहता कि उसे बच्चे को संभालना पड़ता है क्योंकि निशा की तबीयत ठीक नहीं रहती। तब जो संजना थी काफ़ी गुस्सा आने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम रोज मुझे बहाना मारते हो। बच्चा संभालने की जिम्मेदारी निशा की है, ना कि तुम्हारी। तुम उसके बाप नहीं हो, तुम इस बच्चे के बाप नहीं हो। ये कहते ही ना जो सतीश था उसका पारा हाई होता है दोस्तों। वो तुरंत उसको ना एक कस के थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम खबरदार, अगर तुमने अब इस बच्चे को बोला ये बच्चा मेरा है, ठीक है, और इसका बाप मैं हूँ, अगर तुमने आइंदा बच्चे को लेकर कुछ भी बात बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। संजना ने जिंदगी में पहली बार सतीश से थप्पड़ खाया था। अब तो उसे एहसास हो चुका था कि मामला कुछ जरूर गड़बड़ का है। उसने क्या किया कि घर का सारा सामान तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और चीखते हुए चिल्लाने लगी कि तुम मुझे पता है, तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो, आखिर एक छत के नीचे रहते हो, तुम लोगों के बीच बहुत कुछ हो चुका है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी, शिकायत दर्ज करवाऊंगी, तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगी। ये कहते कहते ना वो उसको धमकियां देने लगती है, बहुत तरीके की बातें करने लगती है। लेकिन सतीश तब कहता है कि मैं अब तुमसे डरने वाला नहीं, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन अब हकीकत यही है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब मेरी पत्नी कोई और है, मेरा बच्चा भी है। इस बात को सुनते ही संजना को एक जोरदार झटका लगता है। वो तुरंत कहती है ये तुम क्या बात कर रहे हो। सुनते ही सतीश उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि संजना जो है एक नादान लड़की है, मतलब अभी इतनी मेच्योर नहीं है वो इन चीज़ों को समझ पाए। इसी वजह से उसका हाथ प्यार से पकड़कर उसे कहता है कि देखो बात समझने की तुम कोशिश करो, अगर तुम्हें मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवानी है तो करवा सकती हो, मुझे कोर्ट तक घसीटना है तो घसीट सकती हो, लेकिन हकीकत यही है कि अब निशा ही मेरी पत्नी है और वो मेरा बच्चा है और मैं इन दोनों को छोड़ नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मुझसे अच्छे किसी कामयाब लड़के से, मुझसे भी ज़्यादा कोई अच्छे कामयाब लड़के से शादी करो। ये सुन के ना संजना को थोड़ा मतलब एहसास होता है कि वो उसके बारे में अच्छा सोच रहा है, लेकिन वो उससे भी बेइंतहा मोहब्बत करती, उसे छोड़ नहीं पाती। तभी सतीश कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस अपने घर चली जाओ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। शायद हमारा जो रिश्ता था यहीं तक था, हम जिंदगी भर के लिए साथ नहीं हो सकते, क्योंकि मैं इस बच्चे को अब छोड़ नहीं सकता। ये बेशक मेरे भाई का बच्चा है, लेकिन अब मैं इसे
अपना मानता हूँ, ये मेरा बेटा है और मैं इसको छोड़कर अलग नहीं रह सकती। और वैसे भी निशा ने भी इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं। मैंने कभी भी आज तक उसे पत्नी का हक नहीं दिया। ये कहते हुए उस बच्चे जो बच्चा था उसकी कसम भी खाता है। तुम यकीन मानो मेरा, मैं बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक कभी उसे छुआ नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। लेकिन कब मुझे उससे मोहब्बत होगी ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि तुम भी जानती हो मोहब्बत किसी के बस की नहीं होती और कोई भी मोहब्बत सोच समझ के नहीं करता। लेकिन मैं अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तुम अपने आप को समझाने की कोशिश करो। ये कहते हुए वो भी रोने लगता है। हालांकि दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब जो सतीश के दिल में मोहब्बत थी वो बच्चे के लिए ज़्यादा थी और उसके साथ साथ निशा के लिए भी, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई की पत्नी ने काफ़ी ज़्यादा दुख झेले हैं इन 2 सालों में, क्योंकि उसने कभी भी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, हर वक्त उसे तकलीफ दी। और निशा ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि उसे एक सहारा मिल रहा है। वही सोचकर वो चुपचाप इस घर में रहती है। वो संजना को बड़े ही प्यार से समझाता है कि अब तुम इस घर से चली जाओ, क्योंकि मैं अब और किसी को दुख नहीं दे सकता। अब मैं भी इस चीज़ में फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। तुम्हें अगर कंप्लेन दर्ज करवानी है तो तुम करवा सकती हो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मैं अब निशा का और बच्चे का गुनहगार नहीं बनना चाहता। ये कहते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है दोस्तों। हालांकि दोस्तों संजना के लिए भी ये फैसला आसान नहीं था, उसे भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे सतीश का ये फैसला सही लगा। इसी वजह से वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से अपना बैग लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। संजना के जाने के बाद सतीश को भी अपनी गलती का तो एहसास हो चुका था। इसी वजह से वह बिना देरी के निशा के कमरे में जाता है, जो इस वक्त कमरे में बैठे अपने आप में ख्यालों में गुम थी। निशा भी अचानक सतीश को यहाँ देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि ये तो अभी संजना के पास गए थे, यूं अचानक दौड़ते हुए मेरे कमरे में क्या करने आए। इससे पहले निशा कुछ सवाल करती है कि तभी जो सतीश था तुरंत उसके पैरों में आकर और पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। तुम तो जानती हो कि संजना मेरी ज़िंदगी में थी, नहीं मालूम था कि मेरा भाई इस दुनिया से चले जाएगा तो हमारी ज़िंदगियां यूं इस तरह से उलझ जाएगी। जब उसने अपने भाई का जिक्र किया तभी संजना ने कहा, दूर हटो, क्योंकि तुम मेरे पति के कातिल हो, तुम ही ने तो मेरे पति को मरवाया था ना। ये कहते हुए संजना इसके आगे कुछ कहती कि तभी ये सुनते ही जो सतीश था वह बेहद हैरान रह जाता है। वह तुरंत कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी निशा जो थी वो बताती है कि उसने एक रात सतीश और संजना की बातें सुन ली थी, जिसमें उसने अपने खुद के भाई के बारे में जिक्र किया था। तब सतीश कहता है कि मैंने इतने वक्त से तुमसे कुछ छुपा कर रखा था, लेकिन आज वो वक्त आ गया है, शायद मुझे बता देना चाहिए। इससे पहले तुम मुझे ही मेरे भाई का गुनहगार समझो, मुझे सच्चाई आज तुम्हें बता देनी। कहते हुए सतीश बताता है कि उसके भाई की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसको कैंसर हुआ था और वह नहीं चाहता था कि तुम्हें ये हकीकत पता चले, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी और वह नहीं चाहता था कि आने वाले बच्चे पर भी इसका कोई प्रभाव पड़े। से उसने किसी को भी इस खबर के बारे में नहीं बताया था। बस मरने से पहले उसने मुझे ये सारी हकीकत बताई थी और कहा था कि मेरी पत्नी का ध्यान रखना। मैं भी नहीं चाहता था कि तुम्हें ये कभी भी बात पता चले, लेकिन तुम मुझे गुनहगार समझ रही थी, इसी वजह से आज मैंने तुम्हें सारी हकीकत बता दी। ये सारी बात सुनते ही निशा जो थी वह बेहद फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी सतीश जो था उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ये सुनते निशा भी हैरान रह जाती है कि अब ये क्या ठीक करना चाहता है। तभी सतीश कहता है कि मैं तुम्हें एक पत्नी का दर्जा देना चाहता हूँ। निशा ये सुनकर बेहद हैरान रह जाती है दोस्तों। उसे उम्मीद नहीं थी कि सतीश ये बात कहेगा, जिसकी खुद की मंगेतर थी, जिससे वो शादी करना चाहता था, जिसके पास हर रोज वो चला जाता था, आज वो ये बातें कर रहा था। तभी निशा ने कहा कि फिर संजना का क्या होगा। तभी सतीश ने बताया कि उसने संजना को समझा दिया। तभी सतीश कहता है, ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है और अब मैं ही इसका बाप हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम और ये बच्चा दोनों इस घर से जाएं। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तभी निशा उसे बीच में टोक देती है दोस्तों। कहती है कि तुमने वैसे ही मजबूरी में मुझसे शादी की है, अब और कितना मजबूरी में मुझसे रिश्ता निभाओगी। तभी सतीश उसे समझाता है कि वो मजबूरी में नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करने लगा। जिंदगी में उस निशा ने जो भी दुख तकलीफ देखे हैं दोस्तों, अब उसकी जिंदगी खुशी से भरना चाहता था। ये सुनकर निशा बेहद हैरान भी थी, लेकिन उससे खुशी भी थी कि आखिरकार उसका पति उसे वापस मिल चुका है, जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं थी, सोचा भी नहीं। उसे भी सतीश के साथ रहते रहते उसे भी मोहब्बत होने लगी थी, लेकिन उसने कभी जिक्र नहीं किया। जब
सतीश ने ये सारी बातें सामने से क्लियर कर दी थी। अब दोनों के बीच जितनी भी दूरियां थी वह खत्म हो चुकी। घर में सतीश ने भी ये बात अपनी माँ को बता दी। बात सुनते सतीश की माँ बेहद खुश थी। उन्होंने तो तुरंत कहा कि मैं तो कई वक्त से यही चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी निशा और ये बच्चा दोनों ही इस घर से जाएं। मैं चाहती हूँ कि दोनों यहीं एक साथ रहें। तुमने आखिरकार मेरी इस खुशी को पूरा कर दिया। वे अपने बेटे के गले लग जाती।